बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसे आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अदफर स्पाइसेस। और स्पेशल रिपोर्ट में आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, क्योंकि मोहम्मद खुर्शीद आलम का बयान हो या मोहम्मद यूसुफ तारिकानी का बयान हो, काफ़ी अहमियत के हामिल ये दोनों बयान हैं, काफ़ी दिलचस्पी है। और साथ ही साथ मिरगुंड के अंदर एक बार फिर से पानी को लेकर आज एहतजाजी मुजाहरा हुआ है। आखिर ये वजूहात क्या है? इसमें क्या हर जगह सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है या कि फिर अवाम भी जिम्मेदार है? अवाम को कहीं अपनी जिम्मेदारी जो है उसमें कोताहियाँ नज़र तो नहीं आ रही है। अगर कोताहियाँ हैं तो फिर अवाम की जो जिम्मेदारियाँ हैं क्या उसे भी सरकार ही पूरी करे? आज की स्पेशल रिपोर्ट में डिटेल इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, और उमर अब्दुल्ला का ये बयान जो आरएसएस को लेकर है, काफ़ी दिलचस्पी है और कुछ एंगल से अगर देखा जाए तो हैरानकुन भी है, क्योंकि मरकज़ी सरकार की जानिब से वो हुक्मनामा वापस लिया गया है जो 1966 के अंदर उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी सरकारी मुलाजिम, चाहे वो किसी स्टेट से ताल्लुक़ रखते हों या सेंटर कैडर को हो, वो किसी भी आरएसएस एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते। आरएसएस एक जमात है, हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी जमात है और इस पर काफ़ी देर तक पाबंदी भी रही है, लेकिन अब इसे सियासी जमात भी करार दिया गया है। वहीं पर उसमें अब यानी जो आरएसएस की एक्टिविटीज़ रहेंगी, जो सरगर्मियाँ रहेंगी, उसमें किसी भी मुलाजिम को जाने की इजाज़त होगी, कोई कबाहत नहीं होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। उसी पर उमर अब्दुल्ला का बयान आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये आरएसएस के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया है तो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो इलेक्शन लड़ती हैं जमातें, जो सियासी जमातें एथिकली है, तो उन में भी मुलाजमीन की जो पाबंदी है शिरकत होने पर, उससे भी हटा दिया जाए। यानी ये मखसूस आर्डर आरएसएस के लिए क्यों है? और इसी पर उमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट आया है कि अब आरएसएस के लिए अगरचे उन एक्टिविटीज़ के लिए दरवाजे खोल दिए, तो बाकी सियासी जमातों के लिए भी मुलाजमीन के दरवाजे खोल दिए जाए। ये उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर के अंदर मीडिया के नुमाइंदों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा ऑर्डर कभी होना ही नहीं चाहिए था। अब कांवरियों के लिए जो है ये वहाँ पे ऐलान करते हैं कि वहाँ दुकानदारों के नाम होने चाहिए। ठीक है, अगर ये मुसलमानों को ऐसा ऑर्डर कभी होना ही नहीं चाहिए था। के हवाले से भी उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया है, चूंकि गलती से यहाँ पर जो दूसरी बाइट है और आरएसएस से मुताबिक जो साउंड बाइट थी वो अभी प्ले नहीं हो पाई है, लेकिन कावड़ यात्रा के बारे में भी उमर अब्दुल्ला ने बात की है। आपको याद ही होगा कि उस पर जो उत्तराखंड की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, ये कहा था कि नाम डिस्प्ले किए जाएँ और दुकानों के नाम डिस्प्ले जाएँ और वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है उनके नाम भी डिस्प्ले किए जाएँ। और उसका मकसद क्या था, उस हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि अगर वहाँ पर वो मुसलमानों को उस कावड़ यात्रा से अलग करना चाहते थे तो फिर अमरनाथ यात्रा कैसे चलेगी, जो मुकम्मल तौर पर मुसलमानों पर ही मुनहसर है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं वो मुसलमानों के कांधों पर चलते हैं। देखिए, ऐसा ऑर्डर कभी होना ही नहीं चाहिए था। अब कांवरियों के लिए जो है ये वहाँ पे ऐलान करते हैं कि वहाँ दुकानदारों के नाम होने चाहिए। ठीक है, अगर ये मुसलमानों को उस यात्रा से दूर रखने के लिए था तो खुदारा मुझे ये बताइए ना, यहाँ पे जब यात्रा होती है, उमर अब्दुल्ला यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से भी जिक्र किया, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है और आज निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 के लिए माली बजट भी पेश किया है और इस पर
जम्मू कश्मीर के हवाले से उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इस बजट में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र होना चाहिए। खासतौर पर जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के एतबार से नंबर 1 अभी हिंदुस्तान के अंदर है, ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं। उमर ने यह भी कहा कि न सिर्फ इतना बल्कि बिजली और पानी को लेकर भी, जो बुनियादी सहूलियात है उसको लेकर भी जम्मू कश्मीर काफ़ी ख़राब तरीन सूरत हाल से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि बजट के अंदर इन चीज़ों का जिक्र तो होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होगा तो हमारे जो 2 MPs मेंबर पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट के ऐवान के अंदर है, वो ज़रूर इस मामले को उठाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अहम मसले चल रहे हैं अभी। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर में। शायद मुल्क में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। अब उस बेरोजगारी के लिए अगर जम्मू कश्मीर के लिए कोई ख़ास जिक्र है वो हम देखना चाहेंगे। यहाँ बिजली और पानी की बड़ी अहम समस्या है। यहाँ बिजली और पानी को लेकर काफ़ी समस्या है, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। इधर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का भी स्टेटमेंट है, क्योंकि तारिगामी आज कुलगाम के अंदर थे और उन्होंने यहाँ पर कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम साल 2018 से असम्बली इंतखाबात का इंतज़ार कर रही है। आज तक आवाम के जमहूरी हकूक़ पर काफ़ी शबखून मारा गया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने यह भी कहा कि इस सरकार की कोई अदा नहीं है कि जिस पर हम तालियां बजाते। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी अदाएं यहाँ पर चलाई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सभी फेल है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार की कोई भी अदा नहीं चलती है और उन्होंने कहा कि इस सरकार ने अवाम को जमहूरियत से ही दूर रखा है। इंतजार कर रहे हैं हम सब। 2018 से असेंबली नहीं है यहाँ। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पर हमारी स्टेट को तोड़ा भी गया, हमारी हिस्टोरिक स्टेट को डाउन साइज भी किया गया। और यहाँ आपको मालूम है डीलिमिटेशन के नाम पर कश्मीर को डिसएम्पावर करने की हर तरकीब को अपनाया गया। 7 सीटें बढ़ा दी गई असेंबली में, 6 सीटें आबादी के तनासुब के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन आबादी का तनासुब डीलिमिटेशन कमीशन ने बाला इताक रखा। 6 सीटें जम्मू रीजन में और 1 सीट यहाँ बढ़ा दी, आबादी यहाँ जा रहा। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि डीलिमिटेशन के नाम पर या पार्लियामेंट सीटों में भी अभी राजौरी पुंछ को जम्मू खिते से तोड़कर कश्मीर के साथ जोड़ा गया। और इसमें भी आप जम्मू का असेंबली सेगमेंट देख लीजिए, जहां से राजौरी का मिलाप है सड़क से, उसे बडगाम के साथ मिलाया गया और ज़ानापोरा को अनंतनाग से राजौरी के साथ मिलाया गया। ये आपने देखा कि ये सरकार, इसकी कौन सी अदा है जिस पर हम फख्र करें, कौन सी अदा है जिस पर हम तालियां बजाए। तालियां बजाने वाले भी आज, जो तालियां बजाने वाले उन्होंने बनाए भी पिछले कई सालों से, उन्होंने भी अब तालियां बजाना बंद किया है। और हम तो यही कहेंगे मुल्क के आवाम को कि इस सरकार ने हमें जमहूरियत से दूर रखा, जमहूरी प्रोसेस से दूर रखा। और ये डंडोरा पीट रहे हैं कि इंटीग्रेशन हुई। इंटीग्रेशन कहाँ हुई कि असेंबली नहीं। इंटीग्रेशन कहाँ हुई? नॉमिनेशन में 5 सीटें और बढ़ा दी गई, वो भी एलजी नॉमिनेट कर लेगा, असेंबली नहीं, कैबिनेट नहीं, बल्कि जो अनइलेक्टेड अननोन एलजी होगा वो नॉमिनेट। ये सब तरकीबें उन्होंने आजमाई कि मेरी अदा चले, लेकिन लोगों के तेवर देखकर उन्हें पता चला ऐसा होने वाला नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट सरकार ने कोई ऐसी अदा नहीं की जिस पर तालियां बजती। तारिगामी ने बात की है और इतना भी कहा कि तालियां बजाने वाले तो यहाँ पर रखे गए थे। हालांकि इशारा अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ था, लेकिन सिर्फ इशारा ही था, कोई वजाहत नहीं। क्योंकि क्या तालियां बजाने वाले वही थे, क्योंकि आज तक जो पीएचडी का हिस्सा जमातें थीं वो अक्सर बेशतर ऐसे ही बातें करती थी। इधर पीडीपी की जानब से आज हल्का इंतखाब खानियार के वर्करों का एक इजलास श्रीनगर के अंदर मुनक्कद हुआ और इसमें हालिया दिनों पीडीपी के अंदर शामिल हुए और साबिका एमएलसी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने इसकी सदारत की। और इस मीटिंग के अंदर जहां 27 तारीख को पीडीपी के योम तासीस से मुतलिक इंतजामात पर बात हुई, वहीं पर
मोहम्मद खुर्शीद आलम ने जब मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की तो उसमें उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती एक आवाज़ है, एक क़यादत है जो अकेले अवाम की डिग्निटी के लिए लड़ रही है। मोहम्मद खुर्शीद आलम ने यह भी कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बयान पर महबूबा मुफ्ती की ललकार ने एडीजी को बयान दिलाने पर मजबूर कर दिया है। मैं उन तमाम अहकामात को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ जो 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद आज तक निकले। हर हुक्म के दरमियान इन बिटवीन द लाइन्स अगर आप देखेंगे, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात को रौंदने का कहीं ना कहीं जिक्र होता है। दे वांट अस टू क्रम्बल। वो साइकोलॉजिकली हमें दबाकर 2 नंबरी बनाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती एक वाहिद क़यादत है जो उनके डिज़ाइनर्स को समझती है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत को समझती। इधर उस्मान मजीद जिनका ताल्लुक अपनी पार्टी से था, नाइब सदर हैं अभी भी तकरीबन अपनी पार्टी के ही, लेकिन जो उनका समाजी राब्ता साइट ट्विटर हैंडल है उस पर आज तक जो उनकी डेजिग्नेशन आती थी अपने नाम के साथ मंसूब, तो उसमें वो अपनी पार्टी के नाइब सदर हुआ करते। लेकिन अब इसमें भी तब्दीली आ गई है और इस तब्दीली के बीच अब वो साबिका एमएलए और साबिका वजीर जम्मू कश्मीर हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल पर दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि कुछ दूरियां उन्हें भी अपनी पार्टी से होने लगी हैं, हालांकि वजूहात अभी साफ नहीं है। इस हवाले से उस्मान मजीद ने भी कोई ख़ास तबसरा नहीं किया है, लेकिन फैसल रियाज से भी जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे नुमाइंदे हैं, इस खबर पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। फैसल, माना जा रहा है कि अब जो कुर्बतें हैं वो भी अब ख़त्म होने जा रही हैं। उस्मान मजीद जो कि अपनी पार्टी के अंदर एक बड़े लीडर के तौर पर तस्वुर किए जाते थे, नाइब सदर थे, काफ़ी वोकल थे और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी जब हम देखते हैं तो एक काडर उनका है, तो माना जा रहा है कि इस बार वो अपनी पार्टी से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। हालांकि अभी इस हवाले से अगरचे ऑफिशियली कुछ कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन क्या कुछ इतलात हैं, क्या कुछ इशारे हैं, क्या कुछ अटकलियां हैं? फैसल, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? फैसल, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? फैसल से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है इसी खबर को लेकर के जिसमें उस्मान मजीद के अपनी पार्टी से दूरी की खबरें आ रही हैं। बाज़ ज़रा ये भी कहते हैं कि अपनी पार्टी से वो फिर सीधे कांग्रेस में जा सकते हैं। हालांकि इन खबरों की अभी उस्मान मजीद ने कोई तस्दीक नहीं की है, लेकिन इतना ज़रूर है, जो उनके करीबी ज़राए हैं वो इतना ज़रूर बताए हैं कि दूरियों को लेकर जो अभी तक आवाज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल ख़बरों पर मबनी हैं। लेकिन फैसल से एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। फैसल, क्या कुछ खबर है? माना जा रहा है कि उस्मान मजीद दूरी इख्तियार किए हुए हैं अपनी पार्टी से और गालिबन कांग्रेस के अंदर शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ इस निस्बत से आपको मालूम हो चला है? देखिए हिलाल, बिल्कुल जिस तरीके से आपको याद होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ही इस तरीके की चीमा गोया हो रही थी, क्योंकि जो फैसला अपनी पार्टी ने लिया था उससे कहीं ना कहीं उस्मान मजीद जो है वो खुश नहीं हुए थे। उस वक्त भी कुछ दिनों के लिए उन्होंने किनारा कशी की थी पार्टी से, लेकिन फिर उनको कन्विंस किया गया था। लेकिन आज एक बार फिर से उन्होंने पार्टी से जो है किनारा कशी की है। फिलहाल उन्होंने अपने जो है लाभ है उनकी कुशाई नहीं की, उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि मैंने पार्टी छोड़ी है, लेकिन जो उनके जराया है उनका कहना है कि फिलहाल वो चुपचाप बैठे, पार्टी की किसी भी फंक्शन में वो हिस्सा नहीं लेंगे और किसी भी कारकर्दगी में, किसी भी एक्टिविटी में वो मुलवस नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी जराया है जो कि क्लोज लोग हैं, उनका कहना है कि बिल्कुल उस्मान मजीद साहब जो है वो कुछ दिनों के बाद या आज शाम तक ही अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट कर सकते और उसके बाद कांग्रेस से भी ये कंफर्म हो रहा है कि वो शायद कांग्रेस पार्टी जा सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो कि नैरेटिव जो बिल्टअप बन रहा है अपनी पार्टी के लिए, जो नैरेटिव लोगों में बना है, कहीं ना कहीं जो उस्मान मजीद के जो वर्कर्स है, उसके जो लोग हैं, वो उस नैरेटिव को जो एंडोर्स नहीं कर पाते, इसलिए लोगों के बिना, लोगों की रिक्वेस्ट पे उनको ये फैसला लेना है कि
वो शायद अपनी पार्टी जो है आप छोड़ सकते हैं और उसके बाद जो कांग्रेस में वो जा सकते हैं। हालांकि ये जो सिलसिला है ये वहीं पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जहां तक हमारे सोर्सेज की बात है तो उनका कहना है कि जो कई ऐसे कांग्रेस लीडर है जो पहले कांग्रेस में थे उसके बाद अपनी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, वो भी इसके बाद शायद वो भी अपनी पार्टी को अलविदा कह सकते हो और उसके साथ साथ वो कांग्रेस में वापस चले जा सकते हैं। और ऐसे भी कुछ लीडर्स है साउथ कश्मीर के जो अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं उसके बाद पीडीपी में जा सकते हैं। लेकिन ये फिलहाल चीमा गोया ही हो रही है, ये सोर्सेज के हवाले ये खबरें मौसूल हो रही है, लेकिन उनकी तस्दीक जो है कुछ दिनों के बाद ही होगी। खासकर उस्मान मजीद की अगर बात करें तो उनके कुछ क्लोज एसोसिएट्स का मानना है कि जी बिल्कुल कुछ देर तक या कुछ दिनों के बाद या आज शाम तक ही उनकी तरफ से जो है फैसला सुनाया जाएगा कि क्या उनका स्टैंड है। लेकिन सोर्सेज ये बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं कि वो पार्टी से दूरी इख्तियार कर चुके हैं। चलिए, ये सोर्सेज से खबर आ रही है कि उस्मान मजीद अपनी पार्टी से दूरियां इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन क्या कोई फिर से पैचअप हो जाएगा इस निस्बत से भी कोई गारंटी अभी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये खबर अभी बाजार के अंदर है और कश्मीर की जो अफवाह है वो कभी कभार ही गलत साबित होती है और कश्मीर के अंदर जो भी अफवाहें होती हैं वो 100% खबरों की जो शक्ल है इख्तियार कर लेते हैं। तो बहरहाल उस्मान मजीद के साथ साथ आज श्रीनगर के अंदर एक मुजाहरा भी हुआ और इसमें कांग्रेस पार्टी के जो लीडरान थे, वर्करान थे, उन्होंने ये मुजाहरा किया और इस मुजाहरे के अंदर कांग्रेस पार्टी के ये वर्करान यहाँ मुतालबा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो बहाल हो जाना चाहिए, क्योंकि इशारे ऐसे ही लग रहे हैं कि अगर इंतखाबात होंगे तो फिर वो इंतखाबात यूटी के अंदर होंगे और फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नहीं बल्कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे बनेंगे या अभी भी है तो उन्हें एम्पावर किया गया है जहाँ तक यहाँ के बनने वाले वज़ीर आला के कंपैरिजन में। तो इस हवाले से आज यहाँ पर एहतजाज हुआ, उनके क्या मांगे थे, क्या मुतालबात थे, आइए देखते हैं। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो रोज़ मरकजी सरकार काले कानून कश्मीर खासकर पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लिए पास करके यहाँ डिमोरलाइज करना चाहते हैं यहाँ के लोगों को, उसके खिलाफ है ये प्रोटेस्ट। हमारा जो रोज़गार छीना जा रहा है नौजवानों का उसके खिलाफ है। नीट में देखिए क्या किया उन्होंने, कैसे नकल कर रहे हैं, कैसे सरमाएदारों के लड़कों को ये पेपर्स देते हैं, उसके खिलाफ है। खासकर जो हमारे स्टेटहुड छीनी गई है 5 अगस्त 2019 को, उसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने अहद किया है कि ये सड़ीगिरी सरकार जो है उसको धक्का मार के ही हम गिरा देंगे और हमारी सरकार आएगी, राहुल गांधी वज़ीर आज़म बनेंगे और हमें अपनी रियासत का अपना दर्जा बहाल करने के लिए ये जो रिसेंटली हुआ है, जो सोल्जर्स की किलिंग है, ये रिसेंटली है, इसीलिए 2019 से जो किया उन्होंने उसके खिलाफ है ये प्रोटेस्ट। ये पूरे नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं उन डॉक्टर्स की जिन्होंने MBBS मुकम्मल तो किया है और अब मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के ज़ेर महतात जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो इंटर्नशिप कर रहे हैं और सवाल उनके स्टाफिंग को लेकर है, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटर्नशिप करने वाले इन MBBS डॉक्टरों का मुल्क की दूसरी रियासतों के साथ, तो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के इन MBBS डॉक्टरों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी इस लिस्ट को देखकर आप खुद देख सकते हैं और मेरे पास भी ये लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें हम असम के अंदर जब स्टाइपेंड माहाना मिलता है उसमें 31,500 रुपये दिखाया जाता है, यानी असम के अंदर इसी MBBS डॉक्टर को 31,500 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ने वाला जो MBBS डॉक्टर होनहार डॉक्टर जो अभी इंटर्नशिप कर रहा है उसे सिर्फ 12,300 रुपये मिलते हैं। यानी काफ़ी तफावत है, काफ़ी फ़र्क है, लेकिन इससे कोई देखने वाला नहीं है। इन बच्चों ने, इन डॉक्टरों ने, जो कि सोसाइटी के अंदर एक वाइट कॉलर होते हैं और इनके भी अखराजात बहुत सारे होते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर बतौर इंटर्न ये काफ़ी काम भी करते हैं। इनका कहना है कि उन्होंने कई बार इस 12,300 रुपये के स्टाइपेंड को 25,000 तक ले जाने की अपील सरकार से की थी और इस ज़िमन में भूपिंदर कुमार जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ भी थे, उन्होंने भी इस ज़िमन में एक कमेटी बनाई थी
और उस कमेटी ने ये देखना था कि इसके जो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हैं वो किस तरह रहेंगे, और आज तक इस ज़िम्मन में कोई कंक्रीट स्टेप जो है नहीं लिया गया। ये इन इंटर्न्स का कहना है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी वो अपील करते हैं, मुल्क की सरकार से भी वो अपील करते हैं कि वो इस तफावत को दूर करें। मेरे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक असम के अंदर ये स्टाइपेंड जो है वो 31,500 मिल रहा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में ये 30,070 रुपये मिलता है। एम्स के अंदर 30,070 रुपये मिलता है। कर्नाटका के अंदर 30,000 मिलता है। वेस्ट बंगाल के अंदर 28,892 मिलता है। उड़ीसा के अंदर 28,000। केरला के अंदर स्टाइपेंड जो इन इंटर्न्स को, MBBS इंटर्न्स को मिलता है वो 27,300 है। तेलंगाना 25,906, तमिलनाडु 25,750 और इसी तरह से बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। और जब हम जम्मू कश्मीर पर पहुंचते हैं तो जो 22 रियासतों और यूटीज़ का लिस्ट मेरे पास है, उसमें जम्मू कश्मीर के ये MBBS इंटर्नशिप करने वाले जो डॉक्टर्स हैं ये 22वें नंबर पर है। यानी जो 22 की लिस्ट मेरे पास है उसमें सबसे आखिर पर यही है, और इन्हें सिर्फ 12,300 रुपये मिलते हैं। और आज की दुनिया में जब जम्मू कश्मीर स्टेट का हम देखते हैं, जब इसकी टोपोग्राफी देखते हैं तो एक टेल एंड स्टेट है, और यहाँ पर कोई भी चीज़ जब खरीदी जाती है तो उसमें किराया भी बढ़ता है, उसमें GST सब कुछ सारी चीज़ें बढ़ाकर मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में चीज़ महंगा पहुँचता है। और इन बच्चों को ये इन डॉक्टर्स के साथ नाइंसाफ़ी है इनका कहना, और इनकी अपील सरकार से है कि बराई करम बराई मेहरबानी इस हसास मामले की तरफ तवज्जो दी जाए। अगली खबर में मिरगुंड पटन का जिक्र करते हैं। आपको याद ही होगा कि हालिया दिनों जो पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर यहाँ मिरगुंड के मकामी लोगों ने एहतजाज किया था और सरकार से अपील की थी कि उन्हें पानी फराहम किया जाए। फिर मुख्तलिफ ऑफिशियल्स भी आए, उन्होंने भी इंटरवीन किया, उन्होंने भी उन्हें यकीन दिलाया कि आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और आपको याद ही होगा कि उस वक्त पथराव भी काफ़ी वक्त के बाद देखने को मिला था, सिर्फ इस चीज़ को लेकर कि यहाँ के लोग पानी मांग रहे थे। और इसी हवाले से आज भी मिरगुंड में छानाबल के मकामी बाशिंदों ने नेशनल हाईवे को बंद करके पीने का साफ पानी मुहैया करने के खिलाफ एहतजाज किया और इंतजामिया से पानी फराहम करने का मुतालबा किया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इससे पहले भी एहतजाज के बावजूद महकमा जल शक्ति की जानिब से उन्हें पानी फराहम नहीं किया गया और अब भी वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। टोटल तो डिमांड क्या है गवर्नमेंट आज गोस आब बन त्रेश गस बन बाकी छने जरूरत की अगर इस बात करो मुहर्रम हराम। पटन के साथ ही सोपोर के इलाके के भी अंदर भी लोगों ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहरा यहाँ पर भी पानी को लेकर ही था और पानी को लेकर आज जगह जगह पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और लोग कहते हैं कि उन्हें पानी फराहम किया जाए। सरकार कहती है कि इस बार जो ड्रॉट चला है, जो खुश्क साली चली है, जिसकी वजह से 20% पानी की फराहमी में कमी आ गई है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से अपील की है कि वो पानी का जुडिशली इस्तेमाल करें और यही वजह है कि सोपोर के अंदर भी लोग आज एहतजाज कर रहे हैं। इन्फेक्शन फैलियो एलर्जी गई अम जिसमस नीस एप्लीकेशन एक वही वात आब गड एक सबस वात आब गड एक तोर गोस खराब करा तस
am बुध दिन बह कुछ छस बह दिमो तय बुध आ सही आयो क्या छोर आस तेमिस दपन हे के गाड़ पका वन आस गाड़ वाल तेम दप रेल में दिन बह मे छ नौकरी मे छ वाता तय आ बड एल तय बुध दितो बह क्या करम आज गए 7 बार। बिल्कुल ये सही है, कुछ बस्तियां में नई नई बनी हुई है, उसमें सूफियागढ़ रोड भी है, उसमें हमारा शालीमार रोड पे भी एक बस्ती निकली है, बहुत सारे ऐसे बस्ती निकले हैं जिनके अभी पाइप नेटवर्क नहीं है, लेकिन पाइप नेटवर्क हमने टेकअप किया है नई स्कीम में, उसमें इनको लगना है। जो ही वो इसमें काम शुरू हो जाएगा, एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी, इन महलों को हम पहले प्रायोरिटी दे देंगे। एडीसी सोपोर शबीर अहमद रैना बात कर रहे थे। वजूहात क्या है इस इलाके के अंदर पानी न होने के, वो एक तरफ है, लेकिन मजबूरी तौर पर जब हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो हम पानी की क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जिसका सरकार ने खुद भी एतराफ़ किया है कि 20 से 22% जो पानी की फराहमी है उसमें कटलमेंट आई है, कमी आई है। और सरकार ने ये भी जो है वार्निंग दी है लोगों को कि आइंदा दिनों में अगर मौसम इसी तरह का रहा तो फिर आइंदा दिनों में और पानी की फराहमी को लेकर कमी आ जाएगी। यानी जो पानी के ज़राए हैं, जो पानी के माखज़ हैं, जो पानी के वसाइल हैं, वही कमी आ रही है। वजूहात क्या है? माहौलियाती आलूदगी। वजूहात क्या है कि वक्त पर बारिशें ना होना, ज़रूरत से ज़्यादा जो है गर्मी हो जाना, टेम्परेचर बढ़ना, ये सारी चीज़ें आकर जब हम देखते हैं तो ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार आवाम है जो हमेशा अपनी हर कोई जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ता है। हालांकि हर वक्त सरकार ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारे इलाके से, हमारे आंगन से, हमारे मोहल्ले से अगर आज भी कोई नदी बहती है तो क्या हम उसका पानी पीने के काबिल हमने उसको छोड़ दिया है? क्या इसकी जिम्मेदारी भी सरकार ही लेगी? क्या साल 2000 तक, क्या 1990 तक इसी नदी से हम पानी नहीं पिया करते थे? क्या हर वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए नलके का पानी दस्तयाब था? या आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले लोग कैसे पानी हासिल करते थे? आखिर उन पानी के ज़राए को अवाम ने, इंसान ने, पढ़े लिखे इंसान ने क्यों ख़राब किया है? इस पानी को आलूदा क्यों किया गया है? और उन नदियों को कैसे ख़राब किया गया है? और उन नदियों के साथ साथ हमने देखा कि कई नहरें हुआ करती थी जहाँ से साफ़ पानी आता था, लेकिन आज वो पानी वहाँ से फिर भी गुज़र रहा, लेकिन एक ही चीज़ है कि वो पीने के काबिल नहीं है। अब इसे पीने के काबिल बनाने के लिए क्यों सरकार का ही इंतज़ार करना है? अगर इंसान एक ज़िम्मेदार इंसान है, एक मुहज़्ज़िब इंसान है, दीन की भी और मज़हब की भी नॉलेज रखता है और उसके साथ साथ दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी आए हैं, तो फिर हमें खुद ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेवलप क्यों नहीं होती है कि हम इन नदी नालों को खुद ही साफ़ करते हैं? और अगर साफ़ करने की बात तो दूसरी बात है, कम से कम आलूदा ना करते, क्योंकि ये माहौलियात के साथ जुड़ा हुआ है। आज भी अगर 20% पानी की कमी होगी तो सरकार क्या आसमान से उस पानी को लाएगा? ये एक इंसान को सोचना होगा। सरकार इन चीज़ों को कहाँ से लाएगा? हालांकि सरकार की एक अपनी जिम्मेदारी है। सरकार ने भी एक आदत डाली है कि जब कल तक इन्हीं नदी नालों की जो ड्रेजिंग हुआ करती थी वो आम लोग करते थे, लेकिन जब इसे सरकारी स्कीमों के साथ बांधा गया और एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिटीज़न को थी उससे दूर किया गया इन स्कीमों को लेकर, और फिर इन स्कीमों पर जब अमलावरी भी नहीं हुई, नतीजा यही हुआ कि ये नदियाँ बराई हैं और ये नदी नाले आज जो है एक ड्रेनेज की सूरत जो है इख्तियार कर दी है। इस पर भी कोई शक नहीं है। जब दीन इस्लाम का जिक्र करते हैं तो यही पता चलता है कि जब पानी की कमी होगी, बेवक्त बरसात होगी और उसके साथ साथ वक्त पर बारिशें ना होंगी, तो ये ज़माना आखिर की अहम निशानियों के अंदर भी तस्वुर किया जाता है। और अब हम सब पर यह मुनहसर है कि हम इसे दीनी एतबार से भी देखें, दुनियावी एतबार से भी देखें, माहौलियाती एतबार से देखें, और जिस एतबार से भी देखते हैं, अगर दीनी एतबार से देखें तो गुनाहों के मुर्तकिब हम ही हैं, अगर माहौलियाती एतबार से देखेंगे तो ज़िम्मेदार हम ही हैं, तो फिर हर वक्त अपनी ज़िम्मेदारी सरकार पर छोड़ना भी एक गैर मुहज़्ज़िब समाज की अक्कासी करता है। और उसके साथ साथ अगरचे हम बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी आए हैं, बड़े बड़े इदारों से पढ़ के भी आए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी आए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और हर कोई, चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर होता जा रहा है। नतीजा ये है कि अभी 20% का जो पानी की फराहमी में कमी आ रही है, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि आइंदा दिनों और भी हो सकता है। 10 साल के बाद सूरत हाल क्या होगी, हम सबको इस बारे में तसव्वुर ज़रूर कर लेना चाहिए।
तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।